हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन हिंदी में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी वू के 7 एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में मीटिंग हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी कुछ लोगों को बता रहा होता है कि उन्हें एक कंस्ट्रक्शन का काम मिला है, जिस कंस्ट्रक्शन का नाम हैंगबुक रोड है। और इस कंस्ट्रक्शन में हमें 2 सिटियों को आपस में जोड़ना है। हमें एक मार्ग का काम मिला है, जिसकी वजह से हम 2 सिटियों को आपस में जोड़ेंगे। तभी वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है, जहाँ पर वो आदमी बताने लगता है कि इस रोड की वजह से साउंड और एयर पोल्यूशन बहुत होगा और इसकी वजह से आप लोगों ने बहुत सारे गांव को खराब कर दिया। अब आप हमारे गांव को खराब करना चाहते हैं। वो अपने गांव का नाम सुदुकडोंग बताता है और कहता है कि ये रोड हमारे गाँव से होते हुए जाएगी तो हमारे गाँव को बहुत ज्यादा ही नुकसान होगा, जिसकी बात पे सभी लोग सहमत हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं वही आदमी हानबाड़ा लॉ फॉर्म में जाता है, जहाँ पर वो सीनियर म्यूजिक से मिलता है और उन्हें केस के बारे में बताते हुए कहता है कि इस रोड की वजह से हमारे गांव को काफी नुकसान होगा। तो सीनियर म्यूजिक उनसे कहने लगते हैं कि हमें रूट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं, तो हमें कुछ लोगों की राय लेनी होगी। जहां पर वो आदमी बताता है कि वो सोदुक गांव का रहने वाला है और उसके साथ में जो आदमी वो उसका मैनेजर है। जहां पर वो उनसे विनती करता है कि वो उसका केस ले ले और उन्हें टाइम देता है सोचने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं सीनियर म्यूजिक तीनों लोगों को मैप के साथ सिविल इंजीनियर के पास जानकारी लेने के लिए भेजते हैं, जहाँ पर उन्हें एक इंजीनियर बताता है कि इसका सीधा रूट नहीं बन सकता, हमें एटमॉस्फेयर के लिए नेचुरल फिनोमेना का भी ध्यान रखना पड़ता है। जिसके बाद वो दूसरे इंजीनियर के पास जाते हैं और वो उन्हें दूसरा ही रास्ता बताता है। कहता है ये इतना बुरा भी रास्ता नहीं है, मैं इसके नेबरहुड को अच्छे से जानता हूँ। इस रोड की तरफ एक हाईवे है और दूसरी तरफ सबवे लाइन है। अगर रूट अंडरग्राउंड बनेगा तो ज्यादा कॉस्ट आएगा। ये डायरेक्ट ही सिटी को एक दूसरे से जोड़ता है, जो काफी अच्छा है। तीनों लोग जाकर बताते हैं कि इंजीनियर की अलग अलग राय। ये सुनने के बाद सीनियर म्यूजिक सोचने लगते हैं कि उन्हें ये केस लेना चाहिए या नहीं। सीनियर म्यूजिक सोडुक गांव के मैनेजर को बताने लगते हैं कि इस केस में बहुत बुरा भी फैसला आ सकता है और 3 महीने का भी टाइम लग सकता है। म्यूजिक का क्लाइंट उनसे कहने लगता है कि उसका गांव 1 किलोमीटर दूरी पे और उसको अपने साथ जबरदस्ती चलने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं हानबाड़ा लॉ फॉर्म के चारों अटॉर्नी गाँव में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं म्यूजिक का क्लाइंट उसे गाँव की खूबसूरती दिखाने के लाया होता है और वो कुछ लोगों से मिलाता है जो गांव के लिए काफी अच्छे काम कर रहे थे। क्लाइंट उन्हें एक आदमी से मिलाता और उसके बारे में जानकारी देते हुए कहता है कि ये अनाज उगाता है और फिर उसे डोनेट करता है। हानबाड़ा लॉ फॉर्म के सारे अटॉर्नी वहीं पे होते हैं और गांव को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि गांव काफी खूबसूरत होता है। म्यूजिक का क्लाइंट उन्हें एक लेडी से मिलाता है, जहां पर वो बताता है कि इन्हें गांव की मदर टेरेसा कहा जाता है और ये गांव के लोगों की बहुत मदद करती हैं। सभी लोग उनसे गांव बचाने की रिक्वेस्ट कर रहे होते, तभी क्लाइंट उन्हें एक पेड़ दिखाता है जो एक हील पर होता है। वो बताता है कि ये हमारे गांव का नेचुरल मॉन्यूमेंट है, यहाँ पर हम खेला करते थे। हमने 2016 में ऑफिसर को बुलाया, चेक करने पे उन्होंने बताया कि ये नेचुरल मॉन्यूमेंट डिजाइन के लिए नॉट इनफ है। पेड़ को देख के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और हील पर सभी लोग चढ़ने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं अटॉर्नी वू का पैर फिसलने से वो गिर जाती और जुनहो ये सब देख रहा था। वो अटॉर्नी वू के पास जाकर उसे उठाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसका ब्लेजर फट चुका है। तो वो अपनी जैकेट निकाल लेता है और वो अटॉर्नी वू को देने लगता है। अटॉर्नी वू उनसे इनकार करने लगती है, तो वो कहता है कि तुम ऑफिशियल काम पर आई हो और ऐसे कपड़े पहन के नहीं जा सकती। इस वजह से वो उसे अपनी जैकेट पहना देता है। फिर वो अटॉर्नी वू को ऊपर लेकर जाता है, जहाँ पर चोइसू ये सब देख रही होती और उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। सभी लोग पेड़ के नीचे काफी इंजॉय करते। इसके बाद म्यूजिक अपने ऑफिस में आता है और सभी से कहता है कि ये हम केस ले रहे हैं। म्यूजिक सभी को ऑफिस लेकर जाता है और मटेरियल डॉक्यूमेंट्स को दिखाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कुछ ज्यादा ही होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीनों लोग रात भर वहीं रुकते हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग काफी मेहनत करते हैं उस केस को लेकर। वो लोग बिना खाए वहीं पर ऑफिस में रहते हैं। फिर मॉर्निंग में हम देखते हैं जुनहो कुछ फाइल लेकर आता है, तो चोइसू उसे देख रही होती है, जहाँ पर वो देखती है जुनहो अटॉर्नी वू को काफी प्यार से देख रहा है, लेकिन अटॉर्नी वू अपने काम में बिजी है। जुनहो के जाने के बाद चोइसू अटॉर्नी वू से कहती है तुम ये सब नाटक क्यों कर रही, तुम्हें पता है जुनहो तुमको पसंद करता है। तो अटॉर्नी वू कहती मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद करता है। और वो गाड़ी वाले इंसिडेंट को बताती है कि उसने जुनहो से पूछा था कि वो अटॉर्नी वू को पसंद करता है, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। ये सुनने के बाद चोइसू अटॉर्नी वू पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि इतना सीधा पूछने पे कोई भी इनकार कर सकता है, वो घबरा गया होगा। फिर अटॉर्नी वू चोइसू से कहती शायद तुम खूबसूरत हो, लेकिन मेरी बीमारी की वजह से वो मुझे नहीं पसंद कर सकता। तो चोइसू वहाँ से गुस्से में होकर
चली जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है। अटर्नी वू डोंग से जुनहो के बारे में बातें कर रही होती है तो डोंग उससे पूछती है, जब तुम जुनहो के करीब जाती तो क्या तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज होती हैं? जिसके बाद अटर्नी वो जुनहो के साथ सारे बीते हुए मोमेंट याद करने लगती और वो ब्लश करने लगती तो डोंग उससे कहती, तुम तो ब्लश कर रही हो। अगर तुम्हें ऐसा महसूस नहीं होता है तो तुम्हें एक बार जुनहो के करीब जाकर अपनी हार्ट बीट को चेक करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं हानबाड़ा लॉ फर्म के अपोजिट टेसान ग्रुप आता है। चोइसू मिनवो को बताता है कि टेसान ग्रुप में सारे जूनियर वकील हैं और ये केस हम आसानी से जीत सकते हैं। सभी लोग जूनियर वकील को देखकर काफी खुश हो होते तभी मिनवू देखता है कि टेसान ग्रुप की सीईओ वहां पर आ रही हैं। टेसान ग्रुप की सीईओ ने अपने पद से इस्तीफा देकर ये केस ज्वाइन करने का फैसला किया होता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वो काफी अच्छी वकील होती हैं। फिर मिनसुक जज के सामने रूट चेंज करने की बात कहते हैं और अल्टरनेटिव रूट की बात करते हैं, जहां पर सीईओ भी आती और वो अपना पॉइंट रखती हैं जज के सामने। सीईओ यहाँ पर अल्टरनेटिव रूट की बात करते हुए एक एनिमेशन प्रिपेयर करती, जिसमें वो तीनों जज को एक गाड़ी में बैठालती हैं और वो अल्टरनेटिव रूट के बारे में बताती कि हमने अगर डीप रूट लिया तो हमें एक्सीडेंट होने की ज्यादा संभावनाएं होंगी। फिर वो सडुक गांव की रूट की बात करते हुए एनिमेशन दिखाती, जहां पर वो बताती कि इस रूट के होने की वजह से कोई भी एक्सीडेंट होने की संभावना नहीं है। उनके एनिमेशन को देखकर सभी जज काफी खुश होते हैं। उनके इस तरह टैलेंट को देख के हानबाड़ा लॉ फर्म के लोग भी काफी इम्प्रेसिव फील करते हैं, जहाँ पर अटर्नी वो सीईओ को काफी नोटिस कर रही थी। ट्रायल खत्म होने के बाद अटर्नी वो सीईओ की मैगजीन लेकर पढ़ रही होती, तभी वहाँ पर उसके फादर आकर वो सीईओ को देखते हैं, जहाँ पर वो उसके बारे में पूछने लगते तो अटर्नी वो बताती कि ये टेसाल ग्रुप की सीईओ और ये हमारे अपोजिट केस लड़ रही हैं। मैं भी इनकी तरह अच्छी सी अटर्नी बनना चाहती हूँ। फिर हमें सोडाक गांव का दिखाया जाता है, जहाँ पर रूट का काम शुरू हो जाता है और गांव में लोग रोकने लगते हैं बुलडोजर को। गांव वाले रूट का काम रोकने के लिए एम्प्लॉयड को वहाँ से भगा देते हैं। फिर म्यूजिक का क्लाइंट फोन करके उसको सारी बात बताता है। क्लाइंट से बातें करने के बाद म्यूजिक सारे केस को अपने लोगों के साथ डिस्कस कर रहा होता है, तभी अटर्नी वो को एक आइडिया आता है। वो म्यूजिक से कहती कि हमें कोर्ट से साइट वेरिफिकेशन की अपील करनी चाहिए, जिसका आइडिया सुनने के बाद सभी लोग खुश होते। तो अटर्नी वो कहती, जैसे हमने साइट पे जाकर केस लेने का फैसला किया है, वैसे ही अपोजिट पार्टी भी साइट वेरिफिकेशन के लिए जाएगी तो शायद उससे कोई रास्ता निकल आए। वहीं दूसरी तरफ हम देखते अटर्नी वो के फादर सीईओ हानबाड़ा के पास जाकर उससे कहते हैं, तुमने मेरी बेटी को इसी वजह से जॉब दिया है कि तुम अपोजिट पार्टी से उनसे लड़ा सको। तो सीईओ कहने लगती, नहीं मैंने इस वजह से जॉब नहीं दी, तुम्हारी बेटी काफी टैलेंटेड है। और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे और दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। सीईओ से बातें करने के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो अटर्नी वो अपने फादर को देख लेती है, जिसके साथ मिनवो होता है। उसके फादर कहते हैं कि वो उससे बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो मिनवो अटर्नी वो से कहता है, तुम्हारे पापा सीईओ के ऑफिस में गए थे, दोनों ने सेम लॉ कॉलेज से पढ़ाई की, इसका मतलब तुम अपने बल पर नहीं आए, तुम नेपोटिज्म के बल पर आई हो। वहीं दूसरी तरफ हमें चोइसू दिखाई जाती है, जो जुनहो से कहती है कि तुम अगर अटर्नी वू को पसंद करते हो तो तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जिसके बाद मिनवू कहता है कि वो उसे सच में पसंद करता है और वो उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें ट्रायल रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर म्यूजिक जज से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट की बात करते हैं तो अपोजिट टीम उन्हें रोकते हुए कहती है, ये रूल 2019 में बना था, जबकि डेवलपमेंट प्लान 2017 में आया था और ये रूल इस पर अप्लाई नहीं होता है। तभी हमें अटर्नी वो का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे थोड़ी देर बाद एक आइडिया आता और वो कोर्ट में कहती है कि मेरे पास एक सुझाव है। फिर वो कोर्ट में बताती है, प्लान 2017 में बना था लेकिन रूट 2019 में डिसाइड हुआ था, इसलिए ये रूल इस पर अप्लाई होता है। अटर्नी वो रूल को बनाए हुए पेज नंबर भी बताने लगती, जिसे देखकर सभी लोग काफी इम्प्रेसिव फील करते हैं और सभी लोग पेज नंबर देखने लगते हैं, जहाँ पर अटर्नी वो सही होती है और वो जज को वेरिफिकेशन साइट के लिए बोलती है। जज भी उन्हें साइट वेरिफिकेशन की इजाजत दे देता है। फिर अटर्नी वो वॉशरूम जाती है, जहाँ पर सीईओ उससे मिलने आती और उससे कहती, तुम काफी समझदार हो, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती हैं। फिर सभी फाइल लेकर वापस ऑफिस जा रहे होते तो चोइसू मिनवू को रोक लेती है और अटर्नी वो को जुनहो के साथ जाने देती है। जिसके बाद मिनवू चोइसू से कहता है कि तुम्हें पता है अटर्नी वो के फादर और सीईओ दोनों दोस्त थे, इसी वजह से अटर्नी वो यहाँ पर आई है, ये एक नेपोटिज्म है। तो मिनवू उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहती है कि वो टैलेंटेड है। फिर हमें दूसरी तरफ अटर्नी वो दिखाई जाती है, जो जुनहो के साथ होती है। वो जुनहो को देखकर डोंग की बातें याद करने लगती है कि
उसकी हार्ट बीट बढ़ रही होती तभी जुनहो अटर्नी वू को देखकर पूछता है कि कोई दिक्कत है, तो वो कहती नहीं। फिर वो दोनों ऑफिस जाते हैं जहाँ पर अटर्नी वो जुनहो से कहती क्या मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ, क्योंकि डोंग ने कहा था अगर मैं तुम्हें टच करूंगी तो मेरी हार्ट बीट तेज हो जाएंगी। तो जुनहो अटर्नी वू के करीब जाकर उससे कहने लगता है जब मैं तुम्हारे पास खड़ा होता हूँ तो क्या तुम्हारी हार्ट बीट तेज नहीं होती। जहाँ पर सोफा आ जाता है और अटर्नी वू वहीं पर खड़ी हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अटर्नी वू के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि सीओ मेरी दोस्त है, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो, इस वजह से मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई है। अपनी फादर की बातें सुनने के बाद अटर्नी वो घर छोड़ के चली जाती। दूसरी तरफ हमें मिनवो एक कैफे में दिखाया जाता है जहाँ पर वो हानबड़ा लव फॉर्म की साइट ओपन करके एक आर्टिकल लिखता है जिसमें हमें दिखाया नहीं जाता है क्या लिखता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले।